सजल क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने संस्कृत सब्जेक्ट के टॉपिक को लेकर के आई हूँ। तो देखिए, आप सभी सोच रहे होंगे कि संस्कृत में मैम क्या पढ़ाने वाली हैं आज। तो देखिए, मैं आज पढ़ाने नहीं, आज समझाने वाली हूँ। आप सभी को पता है हमारी जो है वो बीए की और एमए की एग्जाम्स चल रही हैं। कुछ यूनिवर्सिटी के एग्जाम तो एमए की होने वाली हैं, कुछ की हो रही हैं और बीए की भी चल रही हैं और कुछ की होने वाली हैं। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप सभी के लिए एक टॉपिक तैयार किया है, वो है हमारा निबंध का। तो देखिए, ये इतना वेरी 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 मोस्ट टॉपिक होता है कि इसको टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं। वो क्या कहते हैं कि बच्चों आप समझ लो, वो समझाते हैं। समझाते भी क्या है, कहते हैं कि आप बुक्स में से रिसर्च करना। जैसे कि मैंने भी अपने बीए में अपना कॉलेज टॉप किया था, यूनिवर्सिटी भी मैंने टॉप की है। तो देखिए, मेरे पास भी संस्कृत सब्जेक्ट थी। तो मेरे अच्छे नंबर आने का जो रीजन है मैं आप सभी के सामने बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि आप सभी भी मेरी जो ट्रिक थी वो अपनाएं और अच्छे से निबंध लिखें। तो निबंध लिखने में जो क्या चीज आपको याद रखनी है वो देखो ये रखनी है कि जैसा कि माना जाता है कि कालिदास एक ऐसा टॉपिक है संस्कृत का जो एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और निबंध में भी ये वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक होता है। पता है, अगर कुछ भी निबंध आपको नहीं आता हो तो आप कालिदास पे याद कर लीजिए और उसकी जो ट्रिक होती है उसको फॉलो कर लीजिए। तो क्या ट्रिक रहती है मैं वही आज आपके सामने बताने वाली हूँ। तो पहले मैं बात करती हूँ, आप सभी को जिसको नहीं पता होगा वो ये जान ले कि जो निबंध का टॉपिक होता है वो बीए में तो 10 से लेकर के और 20 नंबर के मध्य में होता है। और कोई अगर मास्टर डिग्री कर रहा है एम में तो उसका तो पूरा पेपर ही एक 5वें नंबर का पेपर होता है। अगर कोई कोटा ओपन से कर रहा है या कोटा यूनिवर्सिटी से कर रहा है या फिर राजस्थान से कर रहा है, जेएनयू या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, ओवरऑल इंडिया में हमारे में संस्कृत है, वो एक लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज में आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, उसको बीए में भी ले सकते हैं उसके, या फिर कोई और अलग से कोर्स कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि संस्कृत में अपन बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि देखिए, मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज, मैं आपको 4-5 निबंध ऐसे बताने वाली हूँ जो मोस्ट होते हैं, हर एग्जाम में उनके आने की संभावना होती है। तो देखिए, ये बात करते हैं। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको मेरा निबंध लेकर आऊंगा, ये क्या है, मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं। मैंने किसी की कॉपी नहीं की है, ना ही मैं आपको कोई बुक लेकर के आई हूँ, क्योंकि देखो बुक तो आप सभी के पास होगी। आप बुक अवेलेबल आप कहीं से कर सकते हैं, लाइब्रेरी में से भी कर सकते हैं, कॉलेज लाइब्रेरी या फिर कोई अन्य लाइब्रेरी है, पुरानी बुक्स जो भी आपको मिलती है, या गूगल पे इतना सारा डाटा भरा पड़ा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बट बेटा क्या होता है, उसमें समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आपको वही लेकर के आई हूँ कि मैंने अपने लिए जो नोट्स बनाए थे इतनी अच्छी फॉर्म में बनाए थे कि आप अगर उनको एक बार भी पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है। तो वही मुझे आपको बताना है आज। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं कि निबंध, पहला निबंध जो है वो है विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम, या फिर विद्या विहीन पशु या विद्या विनयेन शोभते, किसी भी नाम से आ सकता है निबंध। तो आपको उसके बारे में यही लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम निबंध की क्या लिखते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। तो हमारी जो प्रस्तावना होती है वो होती है 3 से 4 लाइन की, क्योंकि देखो हमें कुछ बनाना पड़ता है ना शेड्यूल की, हमें क्या लिखना है, किसके बारे में हम क्या लिख रहे हैं, तो वो हम इसमें लिख देते हैं। जैसे कि देखो, मैं आपको पहला निबंध तो आपको समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ है कि ज्ञानार्थक विद धातु विद्या शब्द सिद्ध्यति, अर्थात ज्ञान अर्थक विद धातु होती है, उससे विद्या शब्द सिद्ध होता है। यस्य कश्चिदपि वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानम विधेति कथ्यते, वेद दर्शन साहित्य विज्ञानादीनाम विषयाणाम पठनम सम्यक ज्ञानम च विद्येति अभिधीयते। तो मैंने इसके बारे में 4 से 5 लाइन लिखी है विद्या सर्वधन प्रधानम के बारे में। फिर मैंने इसको जो सेकंड टॉपिक लिया है, मैंने विद्या का महत्व लिया है। तो विद्याया महत्वम, तो मैंने इसमें देखो, इसमें आप खुद रीड कर सकते हैं। मैं आपको, अगर आपको इसकी हिंदी चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी इसकी पूरी हिंदी ट्रांसलेट करके। और आपको अगर ये जो मेरे नोट्स चाहिए पीपीटी के पूरे नोट्स, तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इसी सजल क्लासेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप उससे पूरी की पूरी नोट्स की लिंक, वो वहां से नोट्स की पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, विद्या का महत्व आप उसमें 7 से 8 लाइन लिख लीजिएगा। फिर उसमें एक श्लोक, मैंने देखो कोटेशन डाले हुए। कोटेशन का इतना महत्व होता है कि कोटेशन से आपका जो निबंध होता है इफेक्टिव लगता है। एक तो आप 2 पेन यूज कर सकते हैं, एक तो ब्लैक या ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, रेड तो आप यूज ही नहीं करते हैं, ग्रीन भी यूज नहीं करते हैं। तो इन दोनों पेनों से देखो, मैंने अपनी जो एग्जाम दी थी उसमें मैंने बिल्कुल इसी तरीके से लिखा था, इतनी सफाई से, ऐसे ही बिल्कुल कोटेशन डाल के, जैसे कि 4 लाइन कोटेशन या फिर कोई 2 लाइन का श्लोक हो वो डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें है न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम विद्या धर्म सर्वधन प्रधानम, अर्थात इसको नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं इसको राजा के इसमें हार सकते हैं, नहीं इसका बंटवारा किया जा सकता है। तो इसका जो अर्थ है पूरा की पूरा वो विद्या से महत्व से रिलेटेड है। तो आप इसको पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आपको रटना पड़े तो आप रट सकते हैं। तो ऐसे ही देखो, ये इधर इसमें विद्या के महत्व में ये लाइनें आ जाएंगी। उसके बाद आता है विद्या के लाभ। तो विद्या के लाभ के बारे में 4-5 लाइन लिखने के बाद वही आप कोटेशन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जितना भी लंबा लिखना चाहे इसमें अंदर लिखना पड़ेगा आपको। देखो 10 से 20 नंबर का मैटर होता है तो उसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। आप इतना सारा याद करेंगे तब जाकर के आपको इतना सा याद रहेगा, इस वजह से। तो देखिए, फिर आता है विद्या प्राप्ति उपाय, अर्थात विद्या प्राप्ति के उपाय क्या होते हैं वो इसमें मैंने बता दिए हैं। आप इस सभी को पढ़ लीजिएगा। इसमें भी मैंने कोटेशन डाला हुआ है ताकि थोड़ा इफेक्टिव लगे आपका निबंध, उससे नंबर अच्छे मिले।
और फिर आती है लास्ट में हमारी उपसंहार, ये होती है पूरा ओवरऑल एनालिसिस कि हमने पूरे निबंध में क्या डिस्क्राइब किया है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट में एक उक्ति लिखी है जो कि गीता की है, जो श्री कृष्ण ने कहा है। इसमें क्या कहा है कि नेहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि विद्याधन के बारे में जो हमारा निबंध है वो कंप्लीट होता है। इसकी पीपीटी आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। फिर आता है हमारा कालिदास। तो देखिए कालिदास पे जो निबंध पूछा जाता है वो पूछा जाता है उपमा कालिदास से, अर्थात कालिदास का परिचय, कुछ भी कालिदास से रिलेटेड पूछा जाता है तो उसमें जो ये निबंध है जो मैंने बनाया है ओवरऑल अपने तरीके से, जो अपने लिए नोट्स बनाए थे मैंने, वो आपके सामने मैंने देखो प्रस्तुत किए हुए हैं। तो इसमें हम पहले कालिदास के परिचय के बारे में लिखेंगे 4 से 5 लाइन या फिर 6 से 7 लाइन। परिचय उनका बहुत है क्योंकि देखो कालिदास पुराने बहुत प्राचीनतम कवि हैं। मैंने इसमें हाईलाइट भी किया हुआ है बीच बीच में कि ये टॉपिक्स हाईलाइट होते हैं। और फिर देखिए आप यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करने के बाद उसको क्या मोस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो या फिर आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर इसको यहाँ इन्वर्टेड कॉमा भी डाल सकते हैं कि कवि कुलगुरु कालिदास है, तो यहाँ आपने इन्वर्टेड कॉमा डाल दी तो वो क्या इफेक्टिव दिखता है। हमें तो इफेक्टिव ही दिखाना है, नंबर लेने हैं ना। फिर आती है कालिदास की रचना कि कालिदास की कितनी रचना है। तो देखो मैंने इसमें लिखा है 3 रचना है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, नाटक भी है। तो महाकाव्य कौन कौन से हैं वो मैंने यहाँ लिखे हैं। फिर उसके बाद मैंने नाटक लिख दिए हैं उनके, फिर खंड काव्य के बारे में लिख दिया है। तो देखिए ऐसे करके मैंने अपना निबंध पूरा यहाँ बनाया हुआ है। फिर होती है उपमा कालिदास की। कालिदास को उपमा कालिदास के नाम से क्यों जाना जाता है उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। आप सभी ने सुना ही होगा कि वो देखो उन्होंने एक संचार नीति रात्रौ यम यम व्यतियाय पतिम वरासा, मतलब जो उसका जो स्वयंवर हुआ था उस समय का ये श्लोक है। तो इसके इस श्लोक के कारण उनको उपमा कालिदास की उपाधि दी गई थी। तो मैंने देखो इसमें ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर मैंने कालिदास के बारे में इतना ये और लिखा हुआ है ताकि मतलब जो पूरा ओवरऑल मतलब मैंने मोस्ट लिखा हुआ है, आप उसमें से कुछ भी याद कर सकते हैं और अपने निबंध अपना तैयार कर सकते हैं। फिर मेरा जो लिखा हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा की पूरा लिख सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट याद हो जाता है तो अच्छी बात है। फिर बात करते हैं भारवी के बारे में। तो तीसरा टॉपिक है हमारा भारवी। तो देखिए ये भी बहुत मोस्ट होता है, ये निबंध बहुत पूछा जाता है भारवी के बारे में। तो देखिए महाकवि भारवी या भारवी अर्थगौरवम, भारवी का अर्थगौरव प्रसिद्ध आप सभी जानते होंगे। और भारवी को किसके समान बताया गया, भारवी के फल को बताया गया है नारियल के फल के समान, मतलब बाहर से तो कठोर होता है अंदर से बहुत मुलायम होता है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया। तो देखिए इस निबंध में आप भारवी का परिचय लिख देंगे पहले, वही 4 से 5 लाइन। फिर उनके जीवन का वृत्तांत लिख देंगे कि उनका जीवन का मतलब कौन माता पिता थे, कहाँ जन्म हुआ था उसके बारे में। फिर उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए क्रातार्जुनीयम भारवी की कृति है उसके बारे में। तो उसकी जो फर्स्ट फेमस लाइन है श्रीय क्रूणाम अधिपस्य पालनीम। तो देखिए आप सभी को पता होगा ये जो लाइनें हैं ये पता है एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। अगर किसी ने राजस्थान में एग्जाम दिया हो 2nd ग्रेड का संस्कृत से तो उसमें ये लाइन पूछी गई थी कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो आप इसको भी देख सकते हैं, मोस्ट है। तो और भारवी अर्थगौरव, भारवी का अर्थगौरव। तो भारवी का अर्थगौरव क्यों प्रसिद्ध है वो लाइनें देखो मैंने यहाँ बीच में कोटेशन भी डाले हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं, तो आप सभी इनको याद कर सकते हैं। फिर ऐसे करके पूरा हम यहाँ तक ओवरऑल देख सकते हैं अपना। फिर आती है नारिकेल फल सम्मितम बचो भारवी, अर्थात भारवी को नारियल के फल के समान उनकी वाणी को क्यों बताया गया है, उनके वचनों को क्यों बताया गया उसके बारे में लिखा हुआ है। प्रसिद्ध टीकाकार के बारे में लिखा हुआ है कि मल्लीनाथ ने उनके ऊपर टीका लिखी हुई है और मतलब पूरा मैंने इसमें स्पष्ट कर दिया, आप सभी देख सकते हैं। और उनके भाषा सौष्ठव के बारे में मैंने इसमें बताया हुआ है, मेरे नोट्स हैं ये खुद के। तो देखिए फिर आता है हमारा चौथा निबंध आता है उद्योगस्य महत्व, उद्योग का महत्व। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणी न मनोरथे। तो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, प्रस्तावना पूरी ओवरऑल उसमें भी मैंने देखो उसमें श्लोक लिखे हुए हैं। तो आप सभी देख रहे होंगे मैंने बीच बीच में श्लोक क्यों डाले हैं, क्योंकि देखो ये दिखने में इफेक्टिव लगते हैं और श्लोक में क्या सारी बातें एक साथ आ जाती हैं। एक अपन पूरा की उसको डिस्क्राइब करते हैं तो लाइनें लंबी चली जाती हैं, पर हमें क्या होता है हमारे पास लिमिट भी होती है, 250 शब्दों की 500 शब्दों की लिमिट होती है। तो उस लिमिट को हमें इनमें पूरा की पूरा समाहित करना होता है। इस वजह से देखो कोटेशन बहुत कम आते हैं श्लोक जो होते हैं, और इनमें सार भी होता है, पूरी जो हम बात कहना चाह रहे हैं उस श्लोक से रिलेटेड क्या कहना चाह रहे हैं पूरी इसमें सार होता है। फिर इसमें आ जाता है देखो उद्योगस्यो अर्थात उद्योग की उपयोगिता के बारे में, उसके लाभ के बारे में भी बताया हुआ है। तो देखिए आप इसको पूरा देख सकते हैं कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया हुआ है, और इसमें जो है आप श्लोक भी ऐड कर सकते हैं। आलस्य मनुष्य का महान शत्रु है, ये देखो आप ये बचपन से पढ़ रहे होंगे, 6ठी 7वीं में ये वाला श्लोक देखने को मिलता है। किसी को तो रटा हुआ हो, किसी को नहीं रटा है तो इसको याद कर ले, भी मोस्ट है। इसको आप डाल दीजिएगा अपने जो भी निबंध लिख रहे हो उसमें ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके दृष्टांत के बारे में लिखा हुआ है। ये देखो ये सारे श्लोक है, सब आप बचपन से पढ़े हुए होंगे, संस्कृत अगर आपके पास रही होगी तो ऐसा कुछ कठिन इसमें नहीं है देखने को। फिर आता है अनुद्योगीन हानि, मतलब जो उद्योग नहीं करता है उसकी क्या क्या हानियां हैं उनको मैंने इसमें बताया हुआ है। और लास्ट में उसके उपसंहार, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि लास्ट में उपसंहार लिखते हैं, पूरा ओवरऑल एनालिसिस करते हैं कि हमें पूरे निबंध में हमने क्या बताया, उसकी मोस्ट हाईलाइट इसमें हम दे देते हैं। फिर ये हमारा निबंध यहाँ खत्म होता है। फिर आती है स्त्री शिक्षा की बात। आप सभी को पता होगा स्त्री शिक्षा का निबंध भी बहुत मोस्ट है, ये भी एग्जाम में आता रहता है। जो मैंने बनाए हुए हैं सारे मोस्ट निबंध बनाए हुए हैं, इन्हीं में से देख लेना, आपकी जो एग्जाम लग रही है लगने वाली है, इन्हीं में से आपको निबंध मिल जाएगा, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो
तो देखिए फिर इसकी प्रस्तावना, स्त्री शिक्षा की क्या मतलब क्या उपयोगिता है, उसके बारे में हल्का फुल्का प्रस्तावना में आप 4-5 लाइन लिख दीजिएगा। फिर स्त्री शिक्षा की आवश्यकता क्या है, आप सभी को पता है। देखो क्योंकि संस्कृत काफी सारी गर्ल्स के पास भी होगी, तो गर्ल्स भी मेरी वीडियो देख रही होंगी, तो उनको तो खुद पता है, तो उसमें आप खुद अपनी लाइन भी ऐड कर सकते हैं कि स्त्री शिक्षा की क्यों उपयोगिता है। आज के देखिए आज के समय में कंप्यूटर युग भी है, तो मतलब स्त्रियां क्या क्या कर सकती हैं, आगे कैसे बढ़ रही हैं, आप सभी को पता है, कितने अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और ये जो है श्लोक उसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी स्त्री शिक्षा की लाभ और हानि दोनों बता सकते हैं कि मतलब लाभ तो ये होता है कि वैसे तो लाभ ही लाभ है, हानि तो बहुत ही कम है, लेकिन कुछ एक आध दो हानि ऐसे हो जाती है कि कोई मतलब झूठा घमंड कर लेता है अपनी शिक्षा का, तो उसमें हानि हो जाती है। तो फिर स्त्री शिक्षा के उसके रूप के बारे में बताया हुआ है कि ऐसे स्त्री शिक्षा के बारे में आप इसमें भी 4-5 लाइन ऐड कर सकते हैं। फिर होती है हमारी लास्ट में उपसंहार, तो ये होती है हमारी उपसंहार कि स्त्री शिक्षा के ओवरऑल एनालिसिस मतलब क्या निकलता है, वो पूरी चीजें यहाँ खत्म हो जाती है। लास्ट में कोटेशन डाल दीजिएगा कि अतो देशस्य समाजस्य च प्रगतये श्रेयसे च स्त्री शिक्षा अनिवार्य खलु, अर्थात अगर आपको देश का समाज का भला करना है, उसको श्रेष्ठ बनाना है, तो उसमें स्त्री शिक्षा की महान आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आपके निबंध कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये सभी निबंध की टॉपिक्स की अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए हिंदी भी लेकर के आऊंगी इन सभी की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। संस्कृति बहुत है, आप सभी को हिंदी तो आती ही होगी, संस्कृत की हिंदी करना अगर आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं तो। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से टेलीग्राम लिंक पर जाकर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।